हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन के इंटरलिंक के बारे में बताया है कि किस तरीके से इंटरलिंक है, और इसका हिंदी में जो नेम है वो क्या है, मानव समुदाय और पर्यावरण। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट व्यू बता देता हूँ कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है और बढ़ने के बाद फिर एकदम से घटती भी है, तो इस पर जो है हमारा ये पूरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी मनुष्य की ग्रोथ किस तरीके से हुई है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे इसमें मैंने आपको हिंदी में बताने की कोशिश की है, आधुनिक मानव जिसको मॉडर्न मैन कहते हैं। अब देखिए मॉडर्न मैन जो है वो कब आया था अर्थ पर, तो बोलते हैं कि अर्थ पर आया था 50,000 BC या ईस्वी पूर्व में। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा समझाने के लिए वो बना लेते हैं एक स्केल। अब देखिए आज का जो टाइम है वो क्या है, 2022। ठीक है, इससे पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 1000, एक रैंडमली फिगर ले रहा हूं मैं। उसके बाद क्या आएगा 500, उससे पीछे जाएंगे तो 0। ठीक है, अब ये जो 0 है, ऐसा बोलते हैं जिस दिन जीसस यानी जो क्रिसमस बनाते हैं ना हम लोग, यानी जो जीसस का जन्म हुआ था उस डेट को 0 कर दिया था। उस डेट के बाद ये वाला जो पीरियड कहलाता है, ये कहलाता है आपका AC। ठीक है, या आप कह सकते हो BA भी बोल सकते हो इसको। अब देखो ये जो है, ये वाला पीरियड जो है इसको बोलते हैं हम लोग BC। अगर हिंदी में बोले तो ईस्वी पूर्ण। अब यहां पर क्या है, एक टाइम आया होगा 100 रहा होगा, एक तरफ आया होगा 1000 रहा होगा। फिर और पीछे जाएंगे तो मैं नीचे बना लेता हूं, और पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो ऐसा भी टाइम आया होगा, ये 8000 आया होगा, फिर 10,000 आया होगा, फिर 50,000 कहीं आया होगा। ठीक है, यानी ये क्या है हमारे पास यहां पर 50,000 BC। ठीक है, इसको बोलते हैं BC यानी बिफोर क्रिस्ट, और इसको बोलते हैं BA यानी बिफोर कह सकते हो AC कह लो इसको यहां पर। ठीक है, आफ्टर क्रिस्ट। इस तरीके से BC और AC का शायद आपको समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ईस्वी पूर्व और ये पूर्व बोलते हैं इसको खाली हिंदी में। क्लियर? तो यानी आज से तकरीबन आप कह सकते हो 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले यानी BC, यानी आपको समझ में आ गया कि आधुनिक मानव यानी अर्थ पर आ गया था। आधुनिक मानव का मतलब है कि जिसके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर था, यानी सेंस था, वो घर बनाता था। ठीक है, जानवरों को मार के किस तरीके से खाता था, यानी आप कह सकते हो टूल्स वगैरह वो बना लेता था। क्लियर है? तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप की चीज समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बेसिक से। क्लियर? अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो आधुनिक मानव था वो कब आया, 50,000 साल पहले यानी ईस्वी पूर्व या फिर बिफोर क्रिस्ट, BC कह सकते हो इसको। उसके बाद 8,000 ईस्वी पूर्व यानी 0 से इधर वाला पीरियड, ये वाला 8,000 ईस्वी पूर्व यानी बिफोर क्रिस्ट। ये कह सकते हो कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 50 लाख। आप सोच सकते हो कि यानी आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन की टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की कितनी थी, 50 लाख यानी 50 लाख। उसके बाद यहां आप कह सकते हो वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, शॉर्ट में मैंने बताया वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन इंडेक्स क्या कहता है कि जो आज का टाइम है उसमें जो वर्ल्ड में परसेंटेज है पॉपुलेशन बढ़ने की, वो क्या है 1.1% रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इतनी तेजी से पॉपुलेशन आज भी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए 8,000 ईस्वी पूर्व में कितने थे, 50 लाख, यानी 8,000 BC के अंदर जो लोग थे वो थे 50 लाख ऑल ओवर वर्ल्ड। उसके बाद इतने रेट के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, ये PG का मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 800 AC यानी अब 0 के इधर वाला टाइम। ठीक है, यहाँ कहीं 800 आया होगा, 1800 AC, यानी ये जो पीरियड है ना 1800 AC के और 2000 के अंदर, बोलते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी एकदम से बढ़ी। ठीक है, यानी कितनी थी, 1 अरब, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं 1 मिलियन, यानी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 मिलियन। उसके बाद 2020 के अंदर जो पॉपुलेशन थी एकदम से कितनी उछाल मार गई, 7.9 बिलियन या फिर 7.9 अरब। आप ये कह सकते हो कि इतना तेजी से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ी। उसके बाद देखिए
यूएन और संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषणा करी है कि आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन है उसका रेट क्या होगा। अब देखिए 2030 के अंदर कितनी है, 8.6 बिलियन पॉपुलेशन हो। उसके बाद 2050 के अंदर 9.8 बिलियन होगी। उसके बाद 2100 के अंदर पॉपुलेशन कितनी होगी, 11.2 बिलियन। यानी देखिए पॉपुलेशन का जो रेट है वो कितनी तेजी से बढ़ा है। क्लियर है। जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है तो ऑब्वियसली बात है कि रिसोर्सेज भी उतनी तेजी से खत्म हुए होंगे, ठीक है, यानी होंगे। और ये भी है कि पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, यानी एग्रीकल्चर की डिमांड भी बढ़ेगी, रहने की डिमांड भी बढ़ेगी, पानी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसी चीज को समझने के लिए पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ये डायरेक्ट करेक्ट डाटा है जो बुक के अंदर दिखा गया है, तो इसको डायरेक्टली आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ यानी इस पीरियड के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 1 से 7 पर आ गई। यानी देखा जाए तो 8 है, 7.9 कोई छोटा नंबर तो है, बड़ा ही है इसके मुकाबले में। यहाँ के मुकाबले में देखो कितनी तेजी से। तो बोलते हैं कि 18 और 19 सेंचुरी के अंदर, या आप ये कह सकते हो 19 और 18 सेंचुरी के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया था जिसको हम नाम जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसमें क्या था कि बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज लगी थी हर देश के अंदर। सबसे ज्यादा तो यूरोपियन कंट्रीज में लगी थी, यूरोपियन में भी, इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद हर जगह जो है आगे कहते हैं इंडस्ट्रीज लगती चली गई। अब इंडस्ट्रीज लगती चलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि लोग काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि उन्हें पैसा मिलेगा। अब पैसा क्या है, अब लोग कमाएंगे तो सारे लोग उधर की ओर भी आएंगे। जब उधर की ओर आएंगे तो पॉल्यूशन वगैरह भी बढ़ेगा, खाने की डिमांड भी बढ़ेगी और पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा तेजी से होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरलिंक होंगे, मैरिजेस वगैरह ज्यादा होंगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई है वो हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि कई बार कि इंडिया के अंदर भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, यानी छोटेपन पे ही विवाह कर देना। उसके बाद दूसरा फैक्टर यह है कि लड़के की चाह में जो है बच्चे पैदा करते चले जाना, क्योंकि हो रही है लड़कियां और चाह है लड़के की। उसके बाद ये भी एक तीसरा फैक्टर है कि कुछ अंधविश्वास भी थे। अंधविश्वास का मतलब है कि अगर आप अपने बच्चों को पेयर में करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, और अगर आप पेयर में नहीं करते हो, जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो ठीक है, 4 बच्चे हैं तो ठीक है, अब मान लीजिए 3 है तो प्रॉब्लम है। ये ऐसे मिथ भी बनाए गए थे। उसके बाद जो चौथा फैक्टर है वो जाता है मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से क्या हुआ, डेथ रेट कम हो गया। और पांचवा आप कह सकते हो यहां पर एजुकेशन इतना ज्यादा अच्छा हो गया कि लोग अवेयर हो गए, ठीक है, हर एक चीज अच्छी बुरी जानने लगे हल्की फुल्की। और फिर मेडिकल साइंस ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया। तो ये बहुत सारे तरीके थे जिसकी वजह से इंडिया का ही नहीं ओवरऑल सारा का पॉपुलेशन जो था बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पर हम नजर डालते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। ये आपको एक फिगर दिख रही होगी जिसके अंदर मैंने बताया है कि पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस यानी कितनी तेजी से कब कब जो है पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। ये फिगर आप देख सकते हैं, क्लियर। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी, आप खुद से पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। यहां पर मैंने ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर ये बताया है कि कितने प्रतिशत कितनी पॉपुलेशन है किस किस देश की, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देश को मैंने निर्धारित किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, चाइना की कितनी है, क्लियर है ना। तो ये इसके अंदर बताया गया है, ये आपको फिगर दिख रही होगी, यहाँ पर आप फिगर देखिए, और आई होप कि ये डाटा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आइए अब आगे करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ यानी हर जगह पूरी तरीके से बड़े लार्ज स्केल पर क्या हुआ, इंडस्ट्रीज लगी, तो जिससे क्या हुआ, पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर ये है कि वाटर लेवल जो था वो पॉल्यूशन से भर गया, पूरा वाटर जो था पॉल्यूटेड हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज की वजह से। और जो चिमनी से धुआं निकलता था यानी फैक्ट्री से धुआं निकलता था, उसने क्या किया, पूरे तरीके से रेनफॉल पैटर्न को भी चेंज कर दिया, और जो उसका वेस्ट बचता था उसने लैंड को पूरी तरीके से खराब कर दिया। तो ये सारी चीजें से क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर्स भी तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज भी चाहिए होता है। तो अर्थ की डिगिंग भी की गई, खुदाई वगैरह भी उसकी की गई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, अर्थक्वेक वगैरह सिर्फ नॉर्मल सी बात हो गई। और ये सारा क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा यानी आधुनिकरण, सबसे ज्यादा आगे बढ़ना, ठीक है ना।
अब अपने सेल्फिशनेस के लिए ही बढ़ना आगे, ह्यूमन के लिए, यानी ह्यूमन क्या चाहता है, अपनी जरूरतें पूरी करना। तो आइए बात करते हैं हम लोग। अब देखिए जब नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे तो उसमें पहला आता है आपका अर्थक्वेक, ठीक है, यानी भूकंप कह सकते हो इसको। यानी कहने का मतलब क्या है, जब अर्थ की डिगिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है हिलेंगी। यानी अर्थक्वेक कब आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, ठीक है। अदरवाइज का एक रीजन और भी होता है, यानी आप कह सकते हैं ज्वालामुखी का फटना, वो अलग रीजन है, लेकिन ह्यूमन की वजह से भी हल्का फुल्का आप कह सकते हो कि सुनामी सॉरी अर्थक्वेक आता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, ये बहुत ज्यादा जो है जानलेवा है, खासकर पॉपुलेशन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए फ्लड और साइक्लोन और सुनामी से काफी जो है ज्यादा जाने जाती हैं और प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। ये खासकर तब होता है जब रेनफॉल पैटर्न में चेंज आता है, ठीक है, पूरी तरीके से क्लाइमेट में चेंज आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है तब पनपती है। और इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है कहाँ पर, ड्रॉट में भी। अब देखिए कहीं पर इतनी ज्यादा बरसात हो रही है कि फ्लड आ गया, ठीक है, क्लाइमेट में चेंज आ गया, यानी ठंडा गर्म हो रहा है तो साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया। ऑब्वियसली बात है कि जब अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लेट्स जो है उठ जाती हैं। जब प्लेटें उठेंगी तो जो वाटर लेवल है सरफेस समुद्र का वो उठ जाएगा ऐसे करके। क्लियर। तो ये चीजें तो नॉर्मल है। अब देखिए जो ह्यूमन है वो मेडिकल लाइन में या फिर बहुत सारे लाइन में जो है आविष्कार वगैरह करता रहता है। तो सिंपल सी बात है कि मेडिसिन वगैरह भी बनानी है उसको ठीक होने के लिए। क्लियर। तो कुछ डिजास्टर्स मैनमेड डिजास्टर भी कहलाए, जैसे कहने का मतलब है कोविड-19। तो कोविड-19 जो है कैसे फैला, लैब में क्या था, कुछ परीक्षण कर रहे थे, ठीक है, बेड के ऊपर, तो वहां से क्या है वायरस फैल गया, ऐसे ही फैल गया इबोला। तो ये क्या है, ये सारे डिजास्टर्स जो थे ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म करने ही गए थे, क्योंकि नेचर भी अपना इफेक्ट डालता है। यानी इसी चीज को अवेयर कराने के लिए पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेनली अब बात करते हैं हम लोग यूएनईपी। अब देखिए यूएनईपी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कब बनी थी 1972 के अंदर बनी थी, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या था, एड्रेस करना एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर सभी कंट्रीज को, छोटे लेवल पे भी और बड़े लेवल पे भी। यानी यहाँ पर मैंने बताया है ग्लोबली पूरे अर्थ का, और रीजनल लेवल पे भी, खासकर जो है चाइना है, ठीक है, और जो साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं और इंडिया है। तो इन कंट्रीज के लिए भी जो है इन्होंने प्रोग्राम बनाया है कि भाई आपके यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, वार्न करती है ये। क्लियर है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि यूएनईपी का क्या काम है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर। तो ये शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एड्रेस करना एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताना, ग्लोबल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी और छोटे लेवल पे भी। उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन बनाई जिसको बोलते हैं APELL, और इसको बनाया गया 1988 के अंदर, ठीक है, 1988 के अंदर। और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसीज एट लोकल लेवल। देखिए इसका फुल फॉर्म के साथ साथ आप इसका एम पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया ताकि ये आइडेंटिफाई और क्रिएट अवेयरनेस कर सके कि जो आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसका एक हैजर्ड भी हो सकता है और रिस्क भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो आगे चल के हमें नुकसान दे सकता है, ठीक है, और नुकसान देगा। ये क्या है, हैजर्ड्स। और ये एक लेवल पे नहीं, हमें को नुकसान नहीं देगा, आने वाले जो जनरेशन है उन तक को नुकसान ये देगा, ठीक है। इसलिए जो है ये बनाया है, और खासकर लोकल लेवल पे जो है इसको बताया जाता है। यानी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में देखा होगा आपने कि जो छोटे छोटे विलेजेस हैं वहां पर क्या है, चूल्हा जलाते हैं, लक्कड़ जलाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो लक्कड़ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस गैस से। क्यों? क्योंकि एक तो देखिए जो लक्कड़ जला रहे हैं वो क्या है, फॉरेस्ट कटिंग से जला रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, उससे क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये दोनों तरीके से इफेक्ट डालता है। क्लियर। और इससे क्या है, ह्यूमन पर भी उसका असर पड़ता है। क्यों? जो उसका स्मोक होता है, जो वो लक्कड़ जलाते हैं तो ढंग से जलती नहीं है कई बार, तो क्या उसका जो धुआं है वो भी क्या है, ह्यूमन में लगता है। तो इस चीज को अवेयर कराने के लिए क्या किया इंडिया की गवर्नमेंट ने, LPG जो है इंट्रोड्यूस किया कि भाई LPG से क्या है, पोल्यूशन नहीं होता है और इससे हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये उसी तरीके का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हो, जो अवेयर करता है छोटे लोकल लेवल्स पे कि भैया पॉल्यूशन ना फैलाएं। तो आपको मैं बता दूं, चूल्हा जो है ज्यादा महंगा है एक्चुअल में LPG गैस से।
क्यों? क्योंकि वो पॉल्यूशन नहीं कर रहा है, यानी एक बड़ा एक आपदा नहीं बनेगा आगे चल के, जिसको हम हैजर्ड्स बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए बात की गई है यहाँ पर WHO की, बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 को। देखिए ये खासकर जो है काफी कंट्रीज का ग्रुप है जिन्होंने मिलकर ये बनाया है WHO। ये अवेयर करता है कि भाई अगर किसी भी जगह पर पॉल्यूशन होगा, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन हो, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, यानी हेल्थ उसकी अच्छी हो ही नहीं सकती। हेल्थ अच्छी नहीं होगी, प्लस में कोई कंट्री डेवलप हो ही नहीं सकती, ये इसका कहना है। ठीक है, यानी ना तो हेल्थ अच्छी होगी, ना ही डेवलप होगा वो कंट्री, कब? अगर पॉल्यूशन होगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली बात है मतलब एपेटाइट होगा या फिर डिजीनेस होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, चाहे वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। तो उसके जो पॉल्यूशन के इफेक्ट हैं मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, फिजिकल हैजर्ड्स के अंदर और एक केमिकली हैजर्ड्स के अंदर। तो आई होप की ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है आपको, पॉल्यूशन यानी फिजिकल हैजर्ड्स से जो पॉल्यूशन है उनसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, नॉर्मल पढ़ने के लिए है। उसके बाद केमिकल से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, आई होप की ये चीज समझ में आ गई होगी। WHO को इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे चाइना के अंदर कोविड-19 का जो है इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कोविड-19 जो है फैला, तो WHO का ही काम था कि बाकी कंट्रीज को अवेयर करना कि भैया एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक जो है फैल रहा है, आप सतर्क हो जाइए, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट और एक्स्ट्रा बढ़ाइए। तो ये सारी चीजें कौन करता है? WHO। खासकर ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज, इसका फंक्शन और इसका काम और इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा समझ में आ गया होगा। और डिटेल में इसको गूगल भी कर सकते हो, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केस स्टडीज की कि पॉल्यूशन का इफेक्ट ह्यूमन तो पड़ता ही है, साथ में साथ और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ केस स्टडीज करते हैं हम लोग। ठीक है, कि पॉल्यूशन का इफेक्ट किस तरीके से ह्यूमन के अलावा भी और जगहों पर पड़ता है। तो देखिए पहला है आपके पास ताज ट्रेपेजियम जोन। देखिए ये क्या केस है, सुन लीजिए, बहुत सिंपल है ये। कहने का मतलब क्या है कि पहले आगरा के अंदर जो है ताजमहल था, वो ताजमहल बिल्कुल व्हाइट था, बहुत खूबसूरत दिखता था, बहुत ही सुंदर। लेकिन हुआ क्या, उसके आसपास नियर बाय क्या था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई। और ये इंडस्ट्रीज क्यों लगी? क्योंकि जो ताजमहल है देखने के लिए बहुत से लोग आते थे, तो ऑब्वियसली बात है कि उन इंडस्ट्रीज के जो आसपास थी वहां पर लोगों को काम भी मिल जाता था और रहने भी लग जाते थे। ठीक है, और मार्केट भी अच्छा चलता था। तो इस वजह से जो थी यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लगी। अब हुआ क्या, जो इंडस्ट्रीज का धुआं निकलता था, उस इंडस्ट्रीज के धुआं ने क्या किया, आसपास क्लाउड बना लिए। और क्लाउड बनाने के बाद क्या हुआ कि जब बारिश हुई तो जो बारिश कहलाई एसिड रेन। ठीक है ना, यानी ऐसे समझ सकते हो, जो स्मोक है और प्लस रेन मिलकर क्या बने, एसिड रेन बने। ठीक है, और एसिड रेन जब हुई ताजमहल के आसपास या ताजमहल के ऊपर, जिससे क्या हुआ, पूरा ताजमहल जो था पीला पड़ने लग गया। तो इसी को कहा जाता है ताज ट्रेपेजियम जोन। ठीक है, ये एरिया कितना कवर करता था? ये एरिया कवर करता था 10,400 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतना ज्यादा बड़ा एरिया था जहां पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया कि जो ताजमहल था, जो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट था, वो खराब हो गया, वो पीला पड़ गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए MC मेहता ने इसको क्या किया, फिर कोर्ट में पेटिशन डाल दिया, यानी कोर्ट में केस कर दिया कि भैया आप अपने नेशनल मॉन्यूमेंट को बचा लीजिए, अदरवाइज ये पूरा काला पड़ जाएगा और इसको कोई देखने नहीं आएगा, इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा सरकार के लिए। ठीक है, उसके बाद सरकार ने एक काम किया। ठीक है, और फिर दिसंबर 30, 1996 को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इतने एरिया के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं रहेगी, यानी उसके आसपास कई किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री नहीं रहेगी जिसपे इफेक्ट हो और ताजमहल जो है हमारा खराब हो। ठीक है, इसी को कहा गया है ताज ट्रेपेजियम जोन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिर केस स्टडी 2 पर। ये आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस मूवमेंट है ये, चिपको मूवमेंट बोलते हैं इसको, या फिर चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि जो पर्सन होगा वो पेड़ से चिपक जाएगा और पेड़ नहीं काटने देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे जो लोग थे वो पेड़ों से या पूजा भी करते हैं, जुड़े रहते हैं उनसे, और उनका जो है बहुत यादें वगैरह भी जुड़ी रहती है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो इसका जो पहला स्टार्टिंग हुआ था, ये कहाँ हुआ था, 1973 में हुआ था। उत्तराखंड के एक जिला था घरवाल, घरवाल में जो है इसको ज्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, घरवाल एक डिस्ट्रिक्ट है
जिसको शुरू किया था अमृता देवी विश्नोई ने, ठीक है। चिपको मूवमेंट, यानी यहाँ पर क्या था, ठेकेदार जब भी पेड़ काटने आते थे तो लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे और डिमांड करते थे कि अगर पेड़ को काटना पड़ेगा तो पहले हमें काटिए फिर पेड़ को काटिए, जिसकी वजह से बहुत फेमस रहा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। जो सेकंड केस स्टडी है। तीसरा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन भी जाता है कई बार। इसको बोला जाता है साइलेंट वैली मूवमेंट। अब देखिए साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है। केरल के अंदर एक जगह थी जहां पर एक रिवर बहती थी, कुंती रिवर। उसका जो एरिया था आसपास का वो इतना शांत था, इतना अच्छा लगता था। आप कहोगे कि जिस तरीके से बोलते हैं ना कि स्वर्ग होता है एक तरीके से, जो जंगल होता है, क्योंकि वहां पर नेचुरली जो है हर चीज पाई जाती है, नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरली एनिमल। तो वहां पर आप खुद सोचिए कि वहां पर एक रिवर बहती है कुंती, कितना अच्छा लगता होगा। हुआ क्या कि वहां चाहती थी, साइलेंट वैली कहाँ थी, केरला के पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट था। वहां पर एक रिवर बहती थी कुंती रिवर, वो बहुत शांत थी, वहां का एरिया भी बहुत साइलेंट था, इसलिए इसको बोला साइलेंट वैली बोलते हैं उसको। और हुआ क्या, वहां पर सरकार चाहती थी डैम बनाना। जब डैम बनाने की बात हुई तो ऑब्वियसली बात, आपको गवर्नमेंट अपना फायदा सोच रही थी, लोगों का भी फायदा सोच रही थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, साइलेंट वैली, वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो साइलेंट वैली है वो पूरी तरीके से उजड़ जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट है, वो सारी चीजें कट जाएंगी पूरी तरीके से। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने अपोज कर दिया, रेसिडेंशियल पीपल ने भी। और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम है KSSP, जिसका केरला शास्त्र साहित्य परिषद, इसने अपोज कर दिया कि यहाँ पर डैम बनने ही नहीं देंगे। और अनशन पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, स्ट्राइक किया, मारधाड़ हुई बहुत, और बाद में गवर्नमेंट को ये फैसला बंद करना पड़ा कि यहाँ पर डैम बनाया जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी को बोला गया साइलेंट वैली मूवमेंट, क्लियर है। उसके बाद और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए थी, जिसका नाम है GGSS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गंगोत्री ग्राम स्वराज संघ। और एक और है DGSM, जिसको बोलते हैं दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। और एक है तीसरी UPFDC, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ऐसी बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी, सॉरी मैं भी खड़ा रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसमें यह था कि एनवायरनमेंट को किसी तरीके से सेव किया जाए। अगर एनवायरनमेंट सेफ रहेगा तो हम भी सेफ रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमने भी क्या है सेव करनी है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो हमारा वाटर हो, प्रेशियस रिसोर्स है, और हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक नॉर्मल पीपल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट, यानी किस तरीके से ये चैप्टर जो है जुड़ा हुआ है ह्यूमन और एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो रिलेशन और बॉन्ड है वो एक दूसरे को निभाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, जब क्या कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट को खत्म करेगा तो एनवायरनमेंट भी एक ना एक दिन उसको खत्म करेगा, जैसे कि हमने देखा नेचुरल डिजास्टर्स में, अर्थक्वेक वगैरह में। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज रह गई हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।